प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MSP द लर्निंग एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लेकर के आए हैं हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, काव्य और उसके भेद। यह लेक्चर आपकी सभी क्लासों के लिए कक्षा 6 से लेकर के 12 तक और स्पेशली तौर पर कहें तो कक्षा 9 से लेकर के 12 तक और साथ ही साथ यह प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें हिंदी व्याकरण पूछी जाती है उनके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी लोगों ने जिन्होंने भी इसके पहले के टॉपिक ना देखे हों, लेक्चर ना देखे हों, उनको प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। काव्य और उसके भेद। काव्य किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं, तो शुरुआत करते हैं। उसके पहले हम आपको बता दें, आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठें, समझते चलें और साथ में लिखते चलें। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल MSP द लर्निंग एकेडमी से जुड़ सकते हैं और जिससे जहां पर आपको ये इसकी PDF उपलब्ध हो जाएगी। बाकी की बहुत ही इम्पोर्टेंट PDF भी वहां पर डली हुई हैं, वो भी मिल जाएंगी। आगे आने वाली PDF भी मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको शीघ्र अतिशीघ्र मिल जाएगी और आपको उसके लिए भटकना नहीं पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं काव्य और उसके भेद। सबसे पहले काव्य की डेफिनेशन क्या होती है, तो कई सारे लेखकों ने या हम कहेंगे कि व्यक्तियों ने काव्य की अलग अलग डेफिनेशन दी है। सबसे पहले हम समझते हैं कि भाषा के माध्यम से जो सौंदर्यानुभूति होती है उसकी अभिव्यक्ति को काव्य कहते हैं। भाषा के माध्यम से सौंदर्यानुभूति की अभिव्यक्ति को काव्य कहते हैं। ठीक है ना। जैसे हम अपने भाषा के माध्यम से कोई भी बात अभिव्यक्त करते हैं तो जो अभिव्यक्ति होती है उसे ही काव्य कहते हैं। अब चाहे वो कविता के माध्यम से हो सकती है, चाहे वह कहानी के माध्यम से हो सकती है, किसी भी प्रकार से। पंडित जगन्नाथ जी ने भी कहा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो रमणीय अर्थ दे। रमणीय अर्थ मतलब बहुत अच्छा अर्थ दे, जो अपन को उसको समझने में आए। ऐसे शब्दों का प्रतिपादन करने वाले शब्द क्या होते हैं, काव्य कहलाते हैं। रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य कहते हैं। रमणीयार्थः प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। हमें पढ़ना नहीं है, साथ में याद करते हुए चलना है, इसलिए हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करेंगे। आप लोग भी साथ में रिपीट करना, ठीक है। क्या कहा है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। जयशंकर प्रसाद जी ने क्या कहा है इसके बारे में, आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति ही काव्य है। आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति, संकल्पनात्मक मतलब संकल्पना करना, उसकी अनुभूति ही क्या कहलाती है, काव्य है। आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। ठीक है। हम रस पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों को उस रस पढ़ना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। बाकी हम पूरी हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट की PDF मतलब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, तो आप वहाँ जा कर के भी देख सकते हैं। क्या कहा है आचार्य विश्वनाथ ने, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। पंडित जगन्नाथ जी ने कहा है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा है, रसात्मकम रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। और जयशंकर प्रसाद जी ने क्या कहा है, आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति। आत्मा की, किसकी, आत्मा की क्या, संकल्पनात्मक अनुभूति। कौन सी अनुभूति, संकल्पनात्मक अनुभूति ही काव्य है। ठीक है।
यह जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है। अब काव्य होते हैं दो प्रकार के। काव्य के प्रकार कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला श्रव्य काव्य, आपको नाम से ही सुनने में आ रहा, श्रव्य काव्य सुनने से, जैसे कि आप अभी मेरी बात सुन रहे हैं, कोई आप कहानी सुनते हैं, कविता सुनते हैं, ठीक है ना, तो जो भी आपको हृदय में अनुभूतियाँ होती हैं उसे श्रव्य काव्य के अंतर्गत रखा जाता है। और दृश्य काव्य, जैसे मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप टीवी पर नाटक देखते हैं, मूवी देखते हैं, ठीक है ना, जा कर के रामलीला वगैरह देखते हैं, कोई भी नाटक देखते हैं, ठीक है, चाहे वो टीवी के माध्यम से हो और चाहे डायरेक्टली हो, तो वो भी क्या कहलाता है? दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो श्रव्य काव्य के ऐसे वे काव्य होते हैं जिनका आनंद सुनकर या पढ़कर लिया जाता है, और दृश्य काव्य वे काव्य होते हैं जिन्हें देख करके हम जिनका आनंद लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दृश्य काव्य कहते हैं। चलिए, तो डेफिनेशन तो हम पढ़ ही चुके हैं। जिस रचना का रसास्वादन सुनकर या पढ़कर लिया जाए उसे श्रव्य काव्य कहते हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस। अब रामचरितमानस जो पवित्र ग्रंथ है उसको क्या करते हैं? पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं, कोई पढ़ रहा हो तो सामने हम सुनते हैं, ठीक है, तो वो श्रव्य काव्य के अंतर्गत। अब श्रव्य काव्य के दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से? प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य भी कई प्रकार के होते हैं, उसके अंतर्गत भेद हैं, जैसे महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीत, ये प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं। और मुक्तक काव्य के अंतर्गत दो चीज़ें, इनको हम बारी बारी से क्रम से पढ़ेंगे, ठीक है। मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। याद रखना, काव्य के दो भेद हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य जिसका रसास्वादन पढ़कर या सुनकर लिया जाता है, इसके भी दो भेद हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के भी दो या तीन भेद हैं, मुख्य रूप से तो दो भेद हैं, लेकिन एक तीसरा भी आख्यानक गीत, ठीक है ना। तो महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीत। मुक्तक काव्य के दो भेद हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। हमने 2-3 बार रिपीट कर दिया है, आप लोग भी इसको 2-3 बार रिपीट करना, बड़े ही आसानी से याद हो जाने वाला है, ठीक है, कैसे? आसानी से। चलिए, अब अपन चलते हैं, व्हाट इज प्रबंध काव्य। वाओ, इंग्लिश, ओहो। प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य के छंद एक कथा के धागे में माला की तरह गुथे होते हैं, अर्थात जो रचना कथा सूत्रों या छंदों में तारतम्यता में अच्छी तरह निबद्ध हो उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। आप इसको देखो, प्रबंध, इसमें आपको दिख रहा हो बंधा हुआ, तो ऐसी काव्य रचना जो बंधी हुई होती है, जिस प्रकार से एक माला में फूल कह सकते हैं, मोतियों की माला जो बंधी हुई रहती है, उसके मोती इधर उधर नहीं जाते, एक क्रम से रहते हैं, उसी प्रकार से प्रबंध काव्य में भी काव्य एक कथा सूत्र में पिरोए हुए रहते हैं, उनके क्रम को नहीं बदला जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्रबंध काव्य कहते हैं। अब प्रबंध काव्य की ये तो उदाहरण है, साकेत हुआ, रामचरितमानस हुआ, ठीक है। अब प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। अब महाकाव्य किसे कहते हैं? महान, बहुत बड़ा। खंड काव्य, खंड, छोटा सा। तो महाकाव्य वह काव्य है जिसमें किसी महान व्यक्ति के संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन किया जाता है, ठीक है। महाकाव्य क्या है? किसी महापुरुष के जीवन का अथवा किसी घटना विशेष का, वैसे जीवन की घटना का, विशेष घटनाओं का सांगोपांग चित्रण होता है, या हम उसको साधारण भाषा में कह सकते हैं ऐसा काव्य जिसमें किसी महापुरुष के जीवन की समस्त महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया जाता है या विस्तृत वर्णन किया जाता है, उसे महाकाव्य कहते हैं। महाबृहद काव्य होने के कारण यह बड़ा है, क्यों? पूरे जीवन का वर्णन होना है, इसलिए बड़ा है, तो बृहद काव्य होने के कारण ही इसे महाकाव्य कहते हैं। बड़े ही आसानी से अपन पढ़ते चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज महाकाव्य? महाकाव्य देखो तो संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन होना है इसमें, ऐसा काव्य जिसमें किसी महापुरुष के संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन हो उसे महाकाव्य कहते हैं। यह बृहद होता है, बड़ा होता है।
सिंपल सी बात है। यदि कोई किसी व्यक्ति के जीवन का वर्णन करेगा तो बड़ा तो होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि राजा रानी की कहानी पढ़ रहे और 2 लाइन में ख़त्म कर दी कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। ऐसा नहीं है। यदि किसी राजा का वर्णन कर रहे तो उसके जीवन का, उसके जन्म का, उसकी बाल्यावस्था का वर्णन, फिर प्रमुख भागों का। ऐसा नहीं कि पूरे जितना वर्णन है अब वही है, आज उन्होंने ये खाया, फिर ये पिया, फिर ऐसे गिरे, ऐसे नहीं, महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करते हैं। आज क्या हो गया, चलिए। और फिर बाल्यावस्था का, फिर उनकी शादी का होगा, फिर उन्होंने कोई अच्छा राज्य किया होगा तो राज्य की प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी हैं तो उनका वर्णन होगा, फिर उनके बच्चे हुए उनका वर्णन होगा, फिर जो उनके जीवन में संपूर्ण जो प्रमुख घटनाएं हुई उन सभी का वर्णन होगा। तो इसलिए बृहद होता है। तो बृहद काव्य होने के कारण ही इसे महाकाव्य कहा जाता है। अब महाकाव्य है तो इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। चलिए अब हम विशेषताओं को देखते हैं। ठीक है, क्या है विशेषताएं? सबसे पहले महाकाव्य में 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं। सर्ग कह सकते हैं उसको। 8 या 8 से अधिक भागों में विभाजित किया जाता है। महाकाव्य का नायक धीरोदात्त गुणों से युक्त होता है। जो प्रमुख व्यक्ति होता है, राजा हो, महाराजा या महानायक, महापुरुष हो, वो धीर और उदात्त चरण, माने धीर, वीर, गंभीर, सभी अच्छे अच्छे गुणों से युक्त होता है। इसमें शांत रस, वीर रस और श्रृंगार रस में से किसी एक रस की प्रधानता होती है और अन्य रस गौण होते हैं। चौथा पॉइंट, महाकाव्य में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये चारों चीज़ें जो व्यक्ति को जीवन का आधार होते हैं कि वह धर्म करे, अर्थ करे, काम करे और मोक्ष प्राप्ति करे, तो इसकी प्राप्ति होती है। और इसमें अनेक छंदों का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी रचना है तो एक ही छंद में तो उसको वर्णन नहीं करेंगे, पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, तो अनेक छंदों का इसमें प्रयोग किया जाता है। क्या क्या पॉइंट हो गए? कई सारे और भी पॉइंट हैं, जैसे इसमें यात्रा वर्णन, नगर वर्णन, प्रकृति वर्णन विस्तृत होता है। इसका प्रारंभ मंगलाचरण से होता है। ठीक है, इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से और भी कई सारे पॉइंट हो सकते हैं। क्या क्या पॉइंट है? 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं। नायक धीरोदात्त गुणों से युक्त होता है। शांत रस, वीर रस और श्रृंगार रस में से किसी एक रस की प्रधानता होती है। महाकाव्य में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अनेक छंदों का प्रयोग होता है। इसका प्रारंभ मंगलाचरण से होता है। फिर इसमें प्रकृति वर्णन, नगर वर्णन, यात्रा वर्णन विस्तृत होता है। और क्या होता है? और इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अब हम आगे चलते हैं प्रमुख महाकाव्य और उनके रचनाकार। जैसे पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रवरदाई। ये पृथ्वीराज चौहान पर रचित महाकाव्य है, चंद्रवरदाई जी ने लिखा है। पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी। ये सारी चीज़ें आती हैं आपके या तो ऑब्जेक्टिव में आएंगी या फिर जो भी आप आगे चले के प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे उनमें यह पूछी जाती हैं। तो पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। साकेत मैथिली शरण गुप्त की। रामचरितमानस तुलसीदास जी की। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है ना? और उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उर्वशी हुई रामधारी सिंह दिनकर, कामायनी जयशंकर प्रसाद, रामचरितमानस तुलसीदास जी, साकेत मैथिली शरण गुप्त, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। ठीक है, इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। एक प्रमुख नोट है कि रामचरितमानस में 7 सर्ग होते हैं। महाकाव्य में क्या पढ़ा कि इसमें 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं, लेकिन रामचरितमानस में 7 सर्ग होने पर भी इसे महाकाव्य के अंतर्गत रखा गया है। एक जैसे महाभारत है, महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित, 17-18 सर्ग हैं उसमें। ठीक है ना? तो हाँ, एक वो नहीं लिख पाया, वो भूल गया, साथ में लिख लें आप। कौन सा बोला अभी? महाभारत किसके द्वारा?
महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। अब चलिए, बहुत है और समय हो चला है 15 मिनट, हम जल्दी जल्दी और कंप्लीट करें। जल्दी जल्दी नहीं, आराम से पढ़ेंगे, भले ही 2 वीडियो में कंप्लीट करें। अब अपन पढ़ते हैं खंड काव्य के बारे में। तो खंड काव्य क्या है? नाम ही है खंड। तो जिस प्रकार से महाकाव्य में किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन होगा, तो खंड काव्य में किसी व्यक्ति के किसी एक पक्ष का ही वर्णन, किसी एक महत्वपूर्ण घटना का ही वर्णन किया जाता है। तो खंड काव्य क्या है? खंड काव्य में नायक के क्या बोल रहे हैं, क्या हो गया ये? खंड काव्य में नायक के जीवन की किसी एक घटना अथवा हृदय स्पर्शी अंश का पूर्णता के साथ अंकन किया जाता है। क्या होता है? जीवन की किसी एक घटना, किसी एक महत्वपूर्ण घटना, वो हृदय स्पर्शी अंश का पूर्णता के साथ अंकन किया जाता है। अब प्रमुख विशेषताएं इसकी निम्नलिखित हैं। खंड काव्य में मानव के किसी एक पक्ष का वर्णन, मतलब मानव के जीवन के किसी एक पक्ष का वर्णन ही होता है। इसमें एक ही छंद का प्रयोग होता है। इसकी जो कथा वस्तु पौराणिक या ऐतिहासिक विषयों पर आधारित होती है। मतलब कोई ऐसी इतिहास प्रसिद्ध घटना होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सामान्य सी घटना हो, कोई पौराणिक या ऐतिहासिक, इतिहास में प्रसिद्ध घटना, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, इस प्रकार से। फिर क्या है? श्रृंगार एवं करुण रस की प्रधानता होती है और इसका उद्देश्य महान होता है। हम और भी इसमें कह सकते हैं कि इसका प्रारंभ मंगलाचरण से होना आवश्यक नहीं है। इसमें पात्रों की संख्या कम होती है और यह तीव्र गति से बढ़ता है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें यात्रा वर्णन, नगर वर्णन, प्रकृति वर्णन संक्षिप्त होता है। जो महाकाव्य में था उसी का जस्ट अपोजिट कर देंगे। इसमें एक ही सर्ग होता है, जैसे उसमें 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं, जबकि इसमें एक ही सर्ग होता है। अब प्रमुख खंड काव्य एवं उनके रचनाकारों के नाम, जैसे पंचवटी किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है पंचवटी। जयद्र रथ वध, ये भी मैथिली शरण गुप्त जी का है। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास। मेघदूत कालिदास जी की रचना है। हल्दी घाटी का युद्ध श्याम नारायण पांडे। और पथिक राम नरेश त्रिपाठी। अच्छे से 2-4 बार पढ़ना, 3-4 बार लिखना, 5-6 बार बोलना और याद हो जाएगा। ठीक है। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त, जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त, सुदामा चरित्र नरोत्तम दास। अब देखो, इसको ऐसा ही कर सकते हैं, जो सुदामा जी अपन देखते हैं वो श्री कृष्णा, तो सुदामा जी का चरित्र बिल्कुल अच्छा है, तो मतलब उत्तम एक व्यक्ति की भांति चरित्र है। तो नरोत्तम दास, एक तो दास प्रवृत्ति के भी, ज़्यादा रईस भी नहीं, गरीब हैं, दास प्रवृत्ति के हैं और नरोत्तम है। ठीक है, यह हम कह सकते हैं नरोत्तम अर्थात श्री कृष्ण के वह दास, आप स्वयं को उनको दास भक्त मानते हैं, तो इस प्रकार से। मेघदूत कालिदास जी की प्रमुख रचना है। हल्दी घाटी का युद्ध श्याम नारायण पांडे। और पथिक राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है। अब कुछ अंतर भी हैं महाकाव्य और खंड काव्य में, वही अंतर है जो हमने विशेषताओं में पढ़े हैं वही। जैसे देखिए, महाकाव्य का आकार विशाल होता है, फिर खंड काव्य का आकार सीमित होता है। महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का अंकन होता है, जबकि खंड काव्य में जीवन के किसी एक खंड का या एक पक्ष का ही वर्णन होता है। महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है, खंड काव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है। इसमें महाकाव्य में श्रृंगार वीर और शांत रस की प्रधानता होती है, जबकि खंड काव्य में श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता होती है। महाकाव्य में 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं, इसमें एक ही सर्ग होता है। महाकाव्य का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है, इसका प्रारंभ मंगलाचरण से होना आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट हो सकते हैं। एक आध महाकाव्य का उदाहरण लगा दें, एक आध खंड काव्य का उदाहरण, हमने बहुत सारे पढ़े हुए हैं। ठीक है ना। अब कुछ आख्यानक गीत के बारे में भी समझते हैं कि व्हाट इज आख्यानिक गीत। तो यह इसका मिश्रित रूप होता है। महाकाव्य एवं खंड काव्य से भिन्न आख्यानक गीत क्या होता है? महाकाव्य एवं खंड काव्य से भिन्न पद्यबद्ध कहानी,
माने कहानी तो होती है लेकिन पद्य के रूप में होती है। पद्यबद्ध कहानी को आख्यानक गीत कहते हैं। इसमें शौर्य, पराक्रम, त्याग, बलिदान, प्रेम, करुणा आदि मानवीय भावों के प्रेरक एवं उद्बोधन घटना चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। क्या होती है आख्यानक गीत? महाकाव्य एवं खंड काव्य से भिन्न पद्यबद्ध कहानी को आख्यानक गीत कहते हैं। इसमें शौर्य, पराक्रम, त्याग, बलिदान, प्रेम, करुणा आदि मानवीय भावों के प्रेरक एवं उद्बोधक घटना चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। नाटकीयता एवं गीतात्मकता इसकी प्रमुख विधाएं हैं। इसकी भाषा सरल, स्पष्ट और रोचक होती है। कैसी होती है भाषा? सरल होती है, स्पष्ट होती है, मतलब आसानी से समझने, और रोचक होती है, सुनने में भी अच्छी लगती है, पढ़ने में अच्छी लगती है। कुछ प्रमुख आख्यानक गीत और रचनाकार, जैसे आपने पढ़ा होगा झांसी की रानी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित। पढ़ते हैं ना, हर बुंदेले हर बोलों के मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। वो आगे भूल गया, आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अभी जा कर के पढ़ो, बहुत अच्छी कविता है, हम भी पढ़ेंगे अभी जा कर के। रंग में भंग, मैथिली शरणगुप्त। तो ये कुछ आख्यानक गीत हैं। अब मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? एक मिनट चेक कर लें अभी कितना है, उसके हिसाब से अपन देखते हैं। बस हो गया है, तो 5 मिनट और लगेंगे, तो अभी हाल ख़त्म ही कर देते हैं, तो एक ही वीडियो में अपना सारा का सारा काव्य समाप्त। मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य एक ऐसी रचना होती है जिसमें कथा नहीं होती है। अभी हमने पढ़ा था ना प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। तो प्रबंध काव्य में एक कथा बंधी हुई होती है, उसके कथा को बदला नहीं जा सकता है काव्यों के क्रम को। जबकि मुक्तक काव्य में क्या होते हैं, जो काव्य हैं या पद्य हैं, इनमें कोई कथा नहीं होती, कोई क्रम नहीं, क्रम बदल भी दें तो उसकी कथा में कोई परिवर्तन नहीं, जैसे खुले हुए बिखरे हुए मोतियों की तरह है, कोई सा भी मोती उठा लो। जबकि जो प्रबंध काव्य मोतियों की माला की तरह होती है, ठीक है ना। तो मुक्तक काव्य एक ऐसी रचना है जिसमें कथा नहीं होती है, जिसके छंद अर्थ की दृष्टि से पूर्वा के प्रसंगों से मुक्त होते हैं, मतलब पूर्व पद के प्रसंग से मुक्त होते हैं। मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होता है, ठीक है ना। छंदों या गीतों का क्रम बदल देने पर भी भाव स्पष्ट करने में असुविधा नहीं होती है। सामान्यतः इसके अंतर्गत गीत, कविता, दोहा, पद आदि आते हैं। किस किस के? जैसे सूरदास जी के पद, मीराबाई के, बिहारी के, रहीम जी के पद जैसे कवियों के पद ये मुक्तक काव्य के उदाहरण हैं, ठीक है ना। तो मुक्तक काव्य क्या होता है? प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होता है, इसमें कथा नहीं होती है। इसके 2 भेद हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। प्रबंध काव्य के हमने 3 भेद पढ़े थे, महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक गीत। मुक्तक काव्य के 2 भेद हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक पढ़े जाने वाले और गेय मुक्तक गाए जाने वाले। चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। व्हाट इज पाठ्य मुक्तक एंड गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक में विभिन्न विषयों में लिखी गई छोटी छोटी विचार प्रधान कविताएं आती हैं। कैसी कैसी? विभिन्न विषयों में लिखी गई छोटी छोटी विचार प्रधान कविताएं आती हैं। इनमें भावों की अपेक्षा विचारों की प्रधानता होती है, ठीक है। विचार इसमें प्रमुख होते हैं, मतलब पढ़े जाने वाले। कबीरदास जी तुलसी, रहीम, बिहारी, मतीराम के नीति परक, भक्ति परक, श्रृंगार परक दोहे, ठीक है। जैसे कबीरदास जी के दोहे, उसमें कुछ अच्छी सीख मिलती है, उसको जरूरी नहीं कि गा के बढ़िया धुन लगा के सुनो, अच्छी सीख मिलती है उनमें, तो विचारों की प्रधानता होती है। तुलसीदास जी के, रहीम के, बिहारी जी के दोहे। जैसे गेय मुक्तक, इनको प्रगीत भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है भाटी माने प्रगीत किसे कहते हैं? तो गेय मुक्तक को। इसमें भावना, रागात्मकता एवं संगीतात्मकता की प्रधानता होती है। जैसे गेय गाए जा सकने वाले, जैसे कबीर, तुलसी, सूर, मीरा के गेय पद, जैसे सूरदास जी के पद हैं लेकिन गेय गाने वाले भी पद हैं। मीराबाई के भी गाने गाए जा सकने वाले भी पद हैं। तो कबीर, तुलसी, सूर, मीरा के गेय पद आधुनिक युग में प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा आदि की कविताएं भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। दृश्य काव्य अभी हमने पढ़ा था सबसे पहले ही पॉइंट ये था कि
काव्य को दो भागों में बांटा गया है, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। तो श्रव्य काव्य जिनका आनंद पढ़कर सुनकर लिया जाता है, दृश्य काव्य जिनका आनंद देख कर लिया जाता है। ठीक है ना। जैसे नाटक वगैरह देखेंगे तो ज़्यादा उसको समझ में आता है, ज़्यादा हम उसका आनंद लेते हैं, उसे दृश्य काव्य कहते हैं। इसमें नाटक और एकांकी आते हैं। नाटक और एकांकी वगैरह जो हम सारे गद्य की विधाएं हैं विस्तृत रूप से हम पहले पढ़ा चुके हैं, आप लोग जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। थोड़ी सी एकांकी के बारे में हम चर्चा कर लें। एकांकी एक अंक वाला नाटक होता है, दृश्य काव्य होता है। यह एक ऐसी रचना है जिसमें मानव जीवन के किसी एक पक्ष का, एक चरित्र का, एक समस्या का या एक भाव की ही अभिव्यक्ति होती है। अब आते हैं श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य में अंतर। वही अंतर है जो अभी अपन ने पढ़े हैं कि श्रव्य काव्य का रसास्वादन सुनकर या पढ़कर लिया जाता है, जबकि दृश्य काव्य का रसास्वादन देखकर, सुनकर या पढ़कर लिया जाता है। मतलब इसमें प्रमुख रूप से होता है देखना। श्रव्य काव्य दृश्य काव्य हो सकता है, किंतु दृश्य काव्य श्रव्य काव्य नहीं हो सकता है। ठीक है ना। श्रव्य काव्य दृश्य काव्य हो सकता है, मतलब श्रव्य काव्य, किंतु दृश्य काव्य श्रव्य काव्य नहीं हो सकता। ये कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। ऐसा हो सकता है कि श्रव्य काव्य दृश्य काव्य नहीं हो सकता, जबकि दृश्य काव्य श्रव्य काव्य हो सकता। एक मिनट। श्रव्य काव्य दृश्य काव्य हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो श्रव्य काव्य का आनंद हम सुनकर और पढ़कर ले रहे हैं, और दृश्य काव्य का भी आनंद सुनकर और पढ़कर ले रहे हैं। जैसे नाटक है तो सुनते भी पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं। तो श्रव्य काव्य दृश्य काव्य तो है, लेकिन दृश्य काव्य श्रव्य काव्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं, लेकिन श्रव्य काव्य में देख नहीं सकते। तो ऐसा है कि श्रव्य काव्य दृश्य काव्य हो सकता है, किंतु दृश्य काव्य श्रव्य काव्य नहीं हो सकता। श्रव्य काव्य के अंतर्गत गीत, दोहे, पद आदि आते हैं, जबकि दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक और एकांकी आते हैं। अब क्या है श्रव्य काव्य का उदाहरण? और जैसे तुलसीदास जी का रामचरितमानस हो गया, महाकाव्य हो गया। दृश्य काव्य में जयशंकर प्रसाद जी का कोई नाटक ले लें, स्कंदगुप्त नाटक। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे काव्य समाप्त हुए। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने बहुत से साथियों तक शेयर करें। कम से कम 1 लाख लोगों तक ये पहुंचना चाहिए जल्द से जल्द, तब तो वीडियो बनाने में मज़ा आवे। इतने दिन से वीडियो बना रहे हैं, आप लोग शेयर ही नहीं कर रहे हैं। करो, क्या करते हो, शेयर वगैरह करो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ, कुछ कमियां बताओ, कुछ खूबियां बताओ, जो भी अच्छा लगे बताया करो। बताने से क्या होता है, एक इंटरेक्शन अच्छा बढ़ता है, पता चलता है कि कौन कौन देख रहा है, किसी को कुछ क्या समझ में आ रहा है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, और अपने सभी साथियों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।